India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती मामले पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी, कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। दल बदल कानून को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दल बदल कानून में गंभीर खामियां हैं, खामियां सदन के भीतर ही उठाया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र को नोटिस। नितिन गडकरी को E20 मसले पर केस करने की बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अनुमति। अब डीपफेक और AI सामग्री पर सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं गडकरी। मेटा और गूगल सहित कई पक्षकारों को बनाया प्रतिवादी। फिल्म काला हिरण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट टीजर हटाने का आदेश जल्द देगा। अदालत ने निर्माता के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। 24 घंटे में सोशल मीडिया लिंक हटाने के निर्देश। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना कानून द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है और ऐसे प्रदर्शनों पर पुलिस की ज्यादती को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा, केवल इसलिए कि कोई आंदोलन चल रहा है लाठीचार्ज का सहारा नहीं लिया जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वह प्रदर्शनकारी हो या पुलिसकर्मी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति बी मोहना की पीठ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए एक समान दिशा निर्देश बनाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार पूरी तरह सुनिश्चित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। केवल इसलिए कि कोई आंदोलन हो रहा है पुलिस की ज्यादती को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, सिर्फ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लाठीचार्ज किया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है और प्रदर्शनकारियों को भी इसका पालन करना चाहिए। ये याचिकाएं दिल्ली के जंतर मंतर पर और बिहार में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग की घटनाओं के बाद दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फौजिया शकील ने अदालत को बताया कि बिहार बंद के दौरान सीवान में सुरक्षा बलों ने AK-47 स्वचालित हथियार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, कल AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि बिहार में छात्रों पर भी बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं और पूरे देश के लिए एक समान आदेश जारी करने की आवश्यकता है। इस दौरान एक अन्य वकील ने पुलिस और सुरक्षा बलों के पक्ष को भी अदालत के सामने रखा। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, पुलिस अधिकारियों की भी पीट पीट कर हत्या की गई, हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने कहा, हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूरे देश के लिए एक समान प्रोटोकॉल होना चाहिए। उन्होंने कहा, उचित स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए और अनावश्यक प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। यदि कुछ असामाजिक तत्व ना हो, उनसे अलग तरीके से निपटा जा सकता है। यह केवल दिल्ली का प्रश्न ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक समान व्यवस्था की आवश्यकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि केंद्र सरकार निष्पक्ष तरीके से अदालत की सहायता करेगी। सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मुद्दे से संबंधित सभी याचिकाओं पर मंगलवार 28 जुलाई को एक साथ सुनवाई की जाएगी। जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन 25 जुलाई को समय समाप्त हुआ, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जिन राज्यों में उपभोक्ता विवादों के 1000 से कम मामले लंबित हैं, वे कुछ जिला उपभोक्ता फोरम समाप्त कर सकते हैं और उन मामलों की सुनवाई संबंधित उच्च न्यायालय की पूर्व स्वीकृति से कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को सौंप सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने यह टिप्पणी देश भर में उपभोक्ता आयोगों के कामकाज, नियुक्तियों, सेवा शर्तों और बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए दौरान की। 22 जुलाई को पारित आदेश में अदालत ने कहा, जिन राज्यों में कुल लंबित मामले 1000 से कम हैं, उन्हें कुछ जिला उपभोक्ता फोरम समाप्त करने और संबंधित उच्च न्यायालय की पूर्व सहमति से इन मामलों को कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को सौंपने की स्वतंत्रता होगी। यह स्पष्टीकरण उपभोक्ता आयोगों के गठन तथा उनके अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित अदालत के पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के दौरान दिया गया। 11 फरवरी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कई छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अदालत को बताया कि बहुत कम लंबित मामलों के बावजूद अलग अलग उपभोक्ता आयोगों का संचालन आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। अदालत ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, गोवा तथा लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर उपभोक्ता विवादों के केवल कुछ दर्जन मामले ही लंबित हैं। अदालत ने यह भी पाया कि कुछ राज्यों में वर्तमान या पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला विधिवत गठित राज्य उपभोक्ता आयोग ही नहीं है। उपभोक्ताओं को न्याय से वंचित न होने देने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को निर्देश दिया था कि कुछ राज्यों के लंबित मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल के पास स्थानांतरित किया जाए। इसके बाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश मौजूदा तकनीकी सदस्यों के साथ मिलकर काल्पनिक राज्य आयोग के रूप में इन मामलों की सुनवाई करेंगे। अदालत ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जहां 1000 से कम शिकायतें और अपीलें लंबित हैं, उपभोक्ता विवादों के प्रभावी निस्तारण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव देने की भी अनुमति दी थी। 22 जुलाई के आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे राज्य कुछ जिला उपभोक्ता फोरम समाप्त कर सकते हैं और उनके मामलों की सुनवाई संबंधित उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से कार्यरत न्यायिक अधिकारियों द्वारा कराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फरवरी के अपने आदेश का पालन करने और यह जानकारी देने का निर्देश दिया है कि उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोगों के सुचारू संचालन के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं। अदालत ने उपभोक्ता आयोग में नियुक्त अधिकारियों के वेतन में किसी प्रकार की कटौती न होने संबंधी अपने पूर्व आदेश के अनुपालन की भी समीक्षा की। अदालत ने पाया कि केवल आंध्र प्रदेश और गुजरात ने अपने नियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं। अन्य कई राज्यों ने ना तो नियमों में संशोधन किया है या फिर आदेश में संशोधन की मांग की है। इसलिए अदालत ने संबंधित पक्षों को संशोधन संबंधी आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। साथ ही जिन राज्यों में ना तो आदेश का पालन किया गया है और ना ही संशोधन की मांग की गई है, उन्हें 2 हफ्ते के भीतर अनुपालन पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि कुछ राज्यों ने अब तक न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी को उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों की सेवा शर्तों संबंधी मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। अदालत ने ऐसे राज्यों को अगली सुनवाई से पहले जानकारी और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि अब कोई और समय नहीं दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून में गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन यह कानून संसद में बैठे सांसदों द्वारा बनाया गया है। अदालत ने कहा कि ऐसे मुद्दों का आदर्श रूप से संसद के सदन के भीतर उठाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद कपिल सिब्बल द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची की वर्तमान व्याख्या को चुनौती दी गई है। इसी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, 10वीं अनुसूची का उद्देश्य विधायकों के बीच की व्यवस्था को नियंत्रित करना है। हमने पहले भी 10वीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हम लंबे समय से इसे देख रहे हैं। इसमें कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन इसे बनाया किसने? इसे सांसदों ने ही बनाया है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि जैसे अदालतों से कभी कभी गलती हो सकती है, वैसे ही सांसद भी गलत हो सकते हैं। उन्होंने कहा, यह मुद्दा शायद कभी हल नहीं होगा क्योंकि इससे सत्ता में बैठे लोगों को लाभ मिलता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अदालत ने कहा, इसमें कई मुद्दे हैं, हम नोटिस जारी कर रहे हैं।
वहीं कपिल सिब्बल, जो स्वयं भी सांसद हैं, ने 10वीं अनुसूची की उस व्याख्या को चुनौती दी जिसके तहत राजनीतिक दलों के विभाजित समूल विलय का रास्ता अपनाकर दल बदल विरोधी कानून से बच निकलते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने सिब्बल से पूछा कि उन्होंने यह याचिका सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत क्यों दायर की है। इस पर सिब्बल ने बताया कि इससे संबंधित एक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा, गोवा वाला मामला 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, लेकिन इसके अलावा इस मुद्दे का हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसी राजनीतिक दल को इस पर निर्णय लेना चाहिए और कृपया इस प्रस्ताव को देखिए और समस्या की गंभीरता को समझिए। चुनावी जनादेश पूरी तरह बदल सकता है, अल्पमत बहुमत में बदल सकता है और बहुमत अल्पमत में बदल सकता है। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर तनिष्का गुप्ता। क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के रिट पिटीशन में यूनियन गवर्नमेंट को यह नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के मर्जर प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन को चैलेंज करा है। कपिल सिब्बल का कहना है कि यह मौजूदा व्याख्या के कारण एमएलए और एमपी अपनी ही पार्टी से अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में मर्जर दिखाकर डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाते हैं। इससे जनता का दिया हुआ इलेक्टोरल मैंडेट बदल सकता है, जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी बदल सकती है और माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बदल सकती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने पूछा कि आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हुए हैं आप। उन्होंने यह बताया कि कहा कि जिस मुद्दे को आमतौर पर लेजिस्लेचर और पॉलिटिकल पार्टीज के दायरे में आते हैं, इस पर कपिल सिब्बल ने सीधा जवाब दिया कि सत्ता में बैठे सरकारी लोग कभी इस काम को दूर नहीं करेंगे, इसकी कमी को दूर नहीं करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को नोटिस जारी किए, उससे ही इस मामले में जवाब देने को कहा है। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त चुनाव पर्यवेक्षण समिति ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है जिसमें चल रहे बार काउंसिल चुनाव के दौरान राज्य बार काउंसिलों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। समिति ने कहा कि यह कदम कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और वरिष्ठ अधिवक्ता पी गिरीश सदस्य हैं, ने 23 जुलाई को यह आदेश पारित किया। समिति बीसीआई के 19 जुलाई 2026 के प्रस्ताव और 21 जुलाई को जारी उसके अनुपालन संबंधी पत्र के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। बीसीआई ने अपने प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य बार काउंसिलों में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव के अनुसार मौजूदा निर्धारित सीटों पर चुने गए उम्मीदवारों को हटाए बिना महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें अनुपातित रूप से बढ़ाई जानी चाहिए थी। समिति ने कहा, बीसीआई के प्रस्ताव को पढ़ने से स्पष्ट है कि यह न केवल वर्तमान चुनाव को नियंत्रित करने वाले कानून का उल्लंघन करता है, बल्कि 8 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का भी प्रत्यक्ष उल्लंघन है। समिति ने कहा, कई राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ाना न्यायालय के आदेशों के विपरीत है। समिति ने यह भी कहा कि वर्तमान चुनाव अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित सीटों पर कराए जा रहे हैं, जिसकी व्यवस्था संसद द्वारा बनाई गई है। समिति ने बीसीआई के उस हिस्से पर भी आपत्ति जताई जिसमें रिटर्निंग अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त चुनाव समितियों को निर्देश जारी किए गए थे। एहतियात के तौर पर समिति ने सभी उच्च अधिकार प्राप्त चुनाव समितियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 19 जुलाई 2026 के बीसीआई प्रस्ताव और 21 जुलाई 2026 के उससे संबंधित पत्र पर कोई कार्रवाई न करें। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि मतगणना की प्रक्रिया 9 फरवरी 2026 को जारी उसके पूर्व आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जारी रहे। समिति ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वह यह आदेश सभी उच्च अधिकार प्राप्त चुनाव समितियों और रिटर्निंग अधिकारियों तक पहुंचाए तथा इसके अनुपालन की रिपोर्ट पर्यवेक्षण समिति को प्रस्तुत करे।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को उनके खिलाफ इंटरनेट पर प्रसारित कथित मानहानिकारक पोस्ट, डीप फेक और एआई से तैयार की गई सामग्री के संबंध में सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी। मामला नितिन गडकरी बनाम मेटा प्लेटफॉर्म इंक एंड अन्य से संबंधित है। गडकरी ने याचिका लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 12 के तहत दायर की थी। यह एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब वाद का कुछ हिस्सा हाईकोर्ट की क्षेत्रीय अधिकारिकता के बाहर उत्पन्न होता है। ऐसे मामलों में हाईकोर्ट के मूल सिविल क्षेत्राधिकारी में मुकदमे की सुनवाई के लिए अदालत से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अभय आहूजा की एकल पीठ के समक्ष हुई। गडकरी की ओर से अधिवक्ता संदीप एस लज्जा ने अदालत में पेश होकर सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति मांगी। याचिका में कहा गया कि अज्ञात व्यक्तियों ने सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट, वीडियो और डीपफेक सामग्री प्रसारित की है जिनमें नितिन गडकरी को E20 ईंधन कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। गडकरी का कहना है कि यह सामग्री पूरी तरह झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक है। अधिवक्ता लड्डा ने अदालत को बताया कि संबंधित सामग्री मेटा और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और मुंबई में भी उपयोगकर्ताओं द्वारा देखी जा सकती है, क्योंकि यह कथित मानहानिकारक सामग्री बॉम्बे हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के भीतर भी उपलब्ध है और सुलभ है। इसलिए वाद के कारण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुंबई में उत्पन्न होता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। साथ ही उन्होंने ये भी दलील दी कि यही सामग्री इंटरनेट पर मुंबई के बाहर भी उपलब्ध है, जिससे वाद के कारण का एक हिस्सा अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर ही उत्पन्न होता है। इसलिए लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 12 के तहत अदालत से अनुमति लेना आवश्यक है। संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अभय आहूजा ने गडकरी को सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी। मामले में विस्तृत आदेश की प्रति का भी इंतजार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह फिल्म के काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के उस टीजर को हटाने का आदेश पारित करेगा जिसमें अभिनेता सलमान खान को कथित रूप से दर्शाया गया है और उनके खिलाफ लंबित 1998 के काले हिरण शिकार मामले को भी दिखाया गया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि वह ऐसा आदेश पारित करेंगी जिससे सोशल मीडिया पर उपलब्ध ऐसे लिंक 24 घंटे के भीतर हटाए जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि फिल्म निर्माता स्वयं ऐसा नहीं करते तो एक्स और यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सामग्री हटाने का निर्देश दिया जाएगा। अदालत सलमान खान द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। इससे पहले अदालत उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश जारी कर चुकी है। बाद में उन्होंने काला हिरण फिल्म पर रोक लगाने के लिए भी आवेदन दायर किया जो कथित रूप से 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है। सलमान खान ने आरोप लगाया कि फिल्म में उन्हें अंडरवर्ल्ड से जुड़े व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है तथा फिल्म का पोस्टर मानहानिकारक है और उसके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म उनके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती है क्योंकि काले हिरण शिकार मामले से संबंधित कार्यवाही अभी राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सलमान खान के अनुसार 29 मई को जारी फिल्म के पोस्टर में एक ऐसा पात्र दिखाया गया जिसकी शक्ल सूरत उनसे काफी मिलती जुलती है और जिसने अभिनेता से जुड़ा विशिष्ट ब्रेसलेट भी पहन रखा है। आवेदन में फिल्म निर्माता अमित जानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। इसमें कहा गया कि इनसे स्पष्ट होता है कि फिल्म लंबित काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है। याचिका में कहा गया कि सलमान खान ने पहले फिल्म निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन उनका आरोप है कि अमित जॉनी ने ऑनलाइन उपलब्ध एक इंटरव्यू में सार्वजनिक रूप से उस नोटिस को फाड़ दिया और बाद में एक्स पर पोस्ट कर यह दावा किया कि उन्हें सलमान खान और अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं। अदालत ने आज अमित जानी के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। इस पर सलमान खान की ओर से पेश वकील ने कहा इसमें कल्पना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया और पूरी फिल्म अभिनेता पर ही आधारित है। उन्होंने अदालत को बताया कि सलमान खान 4 में से 3 आपराधिक मामलों में बरी हो चुके हैं जबकि चौथे मामले में उनकी सजा पर रोक लगी हुई है। अदालत ने खुले न्यायालय में टीजर का संक्षिप्त अवलोकन करने के बाद टिप्पणी की कि निर्माता लंबित न्यायिक मामलों से जुड़े घटनाक्रम को दिखाकर अदालत की अवमानना कर रहे हैं। अदालत ने दोहराया कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा प्रतिष्ठा बनाने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन एक बार खो जाए तो वापस पाना कठिन होता है। यदि यह सामग्री 24 घंटे भी चलती है तब भी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। इस दौरान मेटा और गूगल की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि ऑनलाइन मध्यस्थानों
पर पूर्व प्रकाशन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हालांकि अदालत ने कहा कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म संचालकों की भी कुछ जिम्मेदारी तय करनी होगी। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा, प्लेटफॉर्म के मालिक होने के नाते मुझे किसी न किसी स्तर पर आपकी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। इसके बाद अदालत ने सलमान खान के वकील को निर्देश दिया कि वह कथित रूप से अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सभी इंटरनेट लिंक की एक सारणीबद्ध सूची तैयार करें ताकि उन्हें हटाने संबंधी आदेश पारित किए जा सके। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि समन के कानूनी पहलू क्या होते हैं। क्या आपको पता है अगर कोर्ट का समन आ जाए और आप उसे इग्नोर कर दे तो क्या होगा? समन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे कोर्ट किसी पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट होने, विटनेस बनाने या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाती है। इसके 4 मेन टाइप हैं: कोर्ट समन, विटनेस समन्स, डॉक्यूमेंट समन्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस नोटिस ध्यान rखें, पुलिस नोटिस और कोर्ट समन्स अलग प्रोसेस होते हैं। समन्स क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, फैमिली डिस्प्यूट और चेक बाउंस जैसे मैटर्स में इशू होते हैं। इसे पर्सनली रजिस्टर्ड या पोस्ट BNSS के प्रिस्क्राइब्ड मोड से सर्विस किया जाता है। अगर आप समन इग्नोर करते हैं तो कोर्ट बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकता है। सिविल केसेस में एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो सकता है और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नोटिस को सिर्फ व्हाट्सएप से सर्व नहीं किया जा सकता। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.